Good morning, everybody, and welcome to yet another episode of the Lumière Learning Monday. Our guest today is Nisha Saiya. She is an expert in so many modalities around yoga. So she has her group called Shishyas, and she has again a practice in reflexology, uh, acupressure, and mudra therapy. And she's, of course, many more. So she's going to talk to us about her journey and give us a demonstration in a small way on mudra therapies towards the end of the session. So those of you, who are regulars, uh, you'll be staying with us. But those, the people who are coming in for the first time, this is a wealth of information that निशा जी हैज एंड निशा जी नमस्ते आप आज आई हमारे अतिथि बन करके लुमियर लर्निंग मंडे में आपका स्वागत है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आपकी जो योग का जो आप काम कर रही हैं आप पुणे में बेस्ड है और थोड़ा सा आप इस फील्ड में कैसे आई और आपने बहुत शिक्षा ली है अलग अलग टाइप की और आपका जो शिष्या है मुझे लगता है यू आर एन इटर्नल स्टूडेंट तो वो शिष्या नाम शायद उसी से आया होगा आप थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में और आपकी जर्नी के बारे में जैसा कि बच्चे का बचपन में एक ड्रीम होता है कि मुझे बड़े होकर ये बनना है वो बनना है तो मुझे कहीं एक मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है डेफिनेटली मैंने उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करी थी जो पीएमटी क्लियर करनी होती है तो मैं ईमानदार हूँ तो मैं ईमानदारी से कहती हूँ इतनी मेहनत नहीं करी थी लेकिन जब मैंने बीएससी किया बीएससी के बाद में मेरे मामा ने हम घर के 5 बच्चों को कहा आप सब लोग योगा करने के लिए चलो तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए हम लोग योगा करने के लिए गए और वहां मुझे कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मुझे लगा कि अब जनरल योगा के बजाय मुझे कोर्स करना चाहिए वहां पर मैंने कोर्स किया साइड बाय साइड योग के साथ में वहीं पर मैंने सिर्फ टाइम पास करने के लिए कि गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो कुछ करना चाहिए अच्छा सीखना चाहिए तो मैंने एक्यूप्रेशर सीखना शुरू किया अब चूंकि मैं उस फील्ड में आ गई थी ऑलरेडी तो अभी जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए एक पाथ डिजाइन किया हुआ था मुझे सिर्फ बढ़ते जाना था तो वहाँ योगा और एक्यूप्रेशर सीखते सीखते मैं टीचर बन गई मैं थेरेपिस्ट बन गई फिर मुझे लगा कि अब मैं जब पेशेंट से डील करती हूँ तो मुझे साइकोलॉजी करना चाहिए तो साइकोलॉजी किया अपने आप सामने अलग अलग मॉडलिटीज आती गई जैसे नेचुरोपैथी किया फिर मैंने सुजोग किया मैग्नेट थेरेपी किया हिप्नोटिज्म किया ये सब करते करते 7 साल निकल गए एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट 7 साल बाद शादी के बाद जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई यहाँ पर मैंने कलीना यूनिवर्सिटी से जेनोलॉजी में डिप्लोमा किया और बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे जेनोलॉजी का जो इन डेप्थ स्टडी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो आज तक हम लोग यदि अप्लाई करें डेली बेसिस पे तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो सकती है बॉम्बे 5 साल काम करने के बाद में मैं पूना शिफ्ट हुई तो पूना वापस से मेरी योग की जर्नी शुरू हुई एज अ टीचर अब जब भी हम लोग टीचिंग करते हैं तो एक्चुअली जब हम टीचर बनते हैं सिखाना शुरू करते हैं उसके बाद हम लोग सिखाते सिखाते रियल स्टडी करना शुरू करते हैं यहाँ आकर मैंने योगा में डिप्लोमा किया मेडिकल योगा में डिप्लोमा किया उसके बाद मैंने और आगे बढ़ना था कि कहीं लगा था कि कहीं कुछ कमी लग रही है तो मैंने आयुर्वेद में डिप्लोमा किया फिर लगा कि अब आयुर्वेद में आ गए हैं तो अलग अलग तरह के पेशेंट सामने आते हैं किसी को किस थेरेपी की जरूरत है किसी की जरूरत है तो मैंने अभ्यंग में डिप्लोमा किया साइकोलॉजी चूंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है और पेशेंट्स को काउंसलिंग करना मतलब हाफ ट्रीटमेंट डन इस तरह की बात होती है तो यहाँ पर मैंने रिलेशन साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी ये सब भी कुछ स्टडी किया और बस ये सफर चलता गया और 2016 में सुमन चिपलुनकर मैम की एक बुक मैं पढ़ रही थी जिसमें गायत्री मुद्राओं के बारे में बताया था कि वो कैंसर पेशेंट्स को हील कर सकती है तो मुझे एक वो बात टच कर गई मन को कि अगर इतनी सिंपल सी चीज से कैंसर पेशेंट को कुछ आराम मिल सकता है तो डेफिनेटली मुझे ये चीज को आगे बढ़ाना चाहिए और उस दौरान चूंकि आयुर्वेद एक्यूप्रेशर जो एक्यूपंक्चर का मेरा बेस रहा था और मुद्राएं भी मैंने कुछ समय पहले से शुरू करी थी तब मैं मुद्राओं की प्रैक्टिस करती थी और कुछ कोर्सेज लेती थी लेकिन जब गायत्री मुद्राओं के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा मुझे इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए कैंसर पेशेंट्स को सिखाना चाहिए अब सिखाने के लिए जो मेरा एक व्यू था कि मुझे बहुत सारे लोगों को सिखाना है तो मैं अकेली नहीं कर पाती
तो मुझे लगा पहले मुझे थेरेपिस्ट तैयार करने होंगे। तो मैंने वो बुक को पढ़ा और अनाउंस किया कि हाँ, मैं कैंप लेना चाहती हूँ, जहाँ हम कैंसर पेशेंट्स के लिए पहले इन मुद्राओं को सीखेंगे और फिर जाकर उनको सिखाएंगे। तो करीबन 60 लोगों ने एनरोल किया उसके लिए। और फिर मुझे लगा कि जिनकी बुक से मैं ये सारा मैटर ले रही हूँ, तो मुझे एक बार पहले उनसे बात करनी चाहिए, उनकी परमिशन लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। सुमन मैम को मैंने फोन किया और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसे ही मत सिखाओ, एक बार तुम आओ, मैं तुमको बताती हूँ कैसे उसकी प्रोसेस होती है, फिर तुम सिखाना। तब मैं एक दिन के लिए नासिक गई। 4 घंटे का उन्होंने मेरा कोर्स लिया गायत्री मुद्राओं का। जो उन्होंने मुझे 1 घंटे में गायत्री मुद्राएं सिखाई थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसे और डिटेल में समझना है। अब चूंकि आयुर्वेदिक बेस रहा था और आयुर्वेद में मेरी टीचर रही है डॉक्टर प्रज्ञा कलपुरकर, उन्होंने इतना इजी और सिंप्लीफाइड मैनर में हम लोगों को आयुर्वेद सिखाया था कि वो अंदर तक चला गया था। और अंदर ही अंदर वो कैलकुलेशंस बनना शुरू हो गए कि 2 धागों को आप जोड़ते हैं तो कैसे एक नया कपड़ा बनता है, तो ताना बाना बुनना और फिर कपड़ा बनाना। तो वैसे ही मुद्राओं का नॉलेज, आयुर्वेद का नॉलेज और जो भी कुछ मैंने सीखा होगा, वो सब कुछ जोड़कर गायत्री मुद्राओं को मैंने 8 घंटे में लोगों को सिखाया। और आज जब मैं देखती हूँ कि मुद्राएं कैसी हैं, तो जो बेसिक कोर्स मैं पहले 2 घंटे में लेती थी, आज वो मैं 9 घंटे में लेती हूँ। तो इतना एक्सप्लेनेशन बढ़ गया है। तो अगर अब मैं गायत्री मुद्राएं सिखाना शुरू करूंगी, जो तब मैंने 8 घंटे में सिखाई थी, तो अब न जाने कितने घंटे लगेंगे मुझे उसे सिखाने के लिए। क्योंकि सिर्फ सिंपल सी ज्ञान मुद्रा में इतना कुछ है कि आप उसके ऊपर घंटों बातें कर सकते हैं, अगर आप उसको इन डेप्थ समझना चाहते हैं। कि मुद्राएं ऐसी चीज है कि हर एक लेवल पर काम करती है। और ऐसे धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। यहाँ पूना में आकर जब मैंने अपना क्लासेस शुरू करी, फॉर्मल क्लासेस, तो मुझे लगा कि नाम क्या दूं। अब क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है पूरी स्टडी की, वो ऐसी रही है, जिस दिन से मेरे गुरु मेरी लाइफ में आए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक समर्पण हुआ है। मुझे कभी कोशिश नहीं करनी पड़ी कि हाँ, मैं इनको गुरु मानूं या ना मानूं, इटसेल्फ समर्पण हुआ है। तो जो मेरी जर्नी रही है, मैं मन से सिर्फ शिष्या हूँ। आज जो भी कुछ हूँ, तो ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। जो भी कुछ मैं समझ पाई हूँ, जितना मैं मुद्राओं को आगे बढ़ा पाई हूँ, तो मेरे गुरु का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और अपने आप कंसेप्ट समझ में आते हैं जो मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे गुरु का मेरे ऊपर हाथ है और उनकी एनर्जी है जो मेरे थ्रू काम कर रही है। तो क्योंकि गुरु ने मुझे इस पाथ पर आगे बढ़ाया है, और मेरी लाइफ में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं कि लोगों के भले के लिए, उनको अच्छा करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, और ये गुरु करवा रहे हैं। तो शिष्या से बेटर नाम और कुछ भी नहीं हो सकता था। और आज भी मैं शिष्या ही हूँ। जितने भी कोर्सेज मैं लेती हूँ, तो मैं शिष्य बन के ही एक कोर्स लेती हूँ। जब मैं सिखाती हूँ, तब मैं एक्चुअली में सीखती हूँ। तो ये मेरी शिष्यास की जर्नी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से आपने संक्षेप में सब बताया। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आपने जैनिज़्म की स्टडीज़ की और इनका जो लिविंग हाउ टू लिव एक तरह से जो इसमें आपने सीखा, तो उसमें कुछ शॉर्ट में कुछ मुद्दे आप बता सकते हो जो कि आपको एकदम छू गए और जो आपने खुद में प्रैक्टिस किए और आप आपके कोर्सेज़ में एम्फसाइज़ करते हो, आपके प्रैक्टिस में एम्फसाइज़ करते हो? जैनिज्म का जो एक कंसेप्ट है, बेस कंसेप्ट, वो है अनेकांतवाद का। तो अनेकांतवाद में एक कॉमन एग्जाम्पल वो लोग देते हैं कि एक हाथी खड़ा है और 4 अंधों को अलग अलग जगह पर खड़ा किया है, किसी को पूंछ के पास में, किसी को पैर के पास में, किसी को कान के पास में। तो जब अंधों को पूछा कि बताओ हाथी कैसा है, तो उन्होंने टच किया। अब जिसने कान को टच किया वो कहता है हाथी एकदम पतला पर्दे के जैसा है। जिसने पूंछ को टच किया वो बोलता है हाथी रस्सी के जैसा है। जिसने पैर को टच किया वो बोलता है हाथी खंबे के जैसा है। तो अब इनमें से सही कौन है? अगर हम देखें तो हर कोई इंसान सही है, हर कोई हाथी को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग की लाइफ की सिचुएशन भी ऐसी होती है। जब 2 लोगों में झगड़ा होता है, तब एक बोलता है मैं सही हूँ, दूसरा बोलता है मैं सही हूँ। वहीं हम धर्मों की बात भी करें तो हर धर्म बोलता है मेरा धर्म सही है। लेकिन अगर हम सिर्फ अनेकांतवाद को फॉलो करें, तो जिस जगह पर हम खड़े होकर देखेंगे, तो हमको लगेगा कि नहीं, उस जगह से वो चीज करेक्ट है। इवन आज जब मैं मुद्राएं सिखाती हूँ, तो जो मैंने 6 साल पहले सिखाया था और जो मैं आज सिखाती हूँ, तो जब मैं वो देखती हूँ, तो अगर यहाँ खड़े होकर देखूंगी तो मुझे लगा कि नहीं, वो गलत है।
लेकिन अगर मैं खुद को अपनी पहले वाली जगह पर रखकर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं सही हूँ। तो बहुत अगर बढ़िया। इतनी छोटी सी चीज को हम डे टू डे लाइफ में हर कहीं पर अप्लाई कर दें तो लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती बहुत बढ़िया। आपका जो ये तो ज़रूर मुझे पूछना होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट का रहस्य क्या है? क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है खुद के पढ़ाई के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए और ट्रीटमेंट भी देने के लिए आपके पेशेंट्स के लिए, फिर आपकी फैमिली भी है। तो आप किस तरह से अपने 24 घंटे का बँटवारा करते हैं या शायद आपके पास कुछ ज़्यादा समय है? है। नहीं, मेरे पास उतना ही समय है, लेकिन बस ये है कि हर चीज स्पेशली जो आपकी नींद का समय है, अगर आप सही समय पर सो जाते हैं और सही समय पर उठ जाते हैं और अगर योग रेगुलर करते हैं तो आपको इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है कि बीमारियां जो दूसरे को हैं, जो आपको हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा आगे रहता है, आपका माइंड बहुत क्लियर रहता है, आपको किस समय क्या करना है। और एक मन में आपके कहीं एक छुपा होता है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। और वो जो एक आपका पैशन होता है वो आपको कंटिन्यूअसली एनर्जी देता है। तो एक पैशन और दूसरा सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, ये कुछ चीजें हैं। और तीसरा योग रेगुलरली करते रहना, ये कुछ चीजें हैं। और अब चूंकि मुद्राओं का मैंने रिजल्ट देखा है और इतने लोगों पर देखा है, खुद पर देखा है, तो योग के साथ में मैं मुद्राओं को भी हमेशा ऐड कर देती। तो ये कुछ 3 चीजें हैं जो टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती और कौन-सी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत दूर रहती हैं, जिससे कि बहुत टाइम वेस्ट होता है लोगों का? हैं। किटी पार्टीज, जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं उनसे, न्यूज़पेपर पढ़ना या यूट्यूब पे अलग-अलग चीज़ों को देखना कि दुनिया में क्या चल रहा है। कि दुनिया में क्या चल रहा है आज, अभी भी कोई मुझे पूछेगा कि हाँ बताइए वहां पर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो मुझे कुछ नहीं मालूम है। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि मेरा रोल क्या है और मुझे क्या करना है। तो जब मैं बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी रहती हूँ, मतलब दुनिया की अलग-अलग चीज़ों से, मेरी चीज़ के अलावा, तो मुझे बड़ा डिस्ट्रैक्शन लगता है कि अरे यार ये भी ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रखना है। और मेरे गुरु बोलते हैं तो मैं उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ, मेरा बिहेवियर ऐसा है। मेरे गुरु बोलते हैं कि शिष्य का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके फोकस, जो उसका एम है उसकी तरफ होता है। उसको नहीं मालूम होता है कि दुनिया में यहाँ-वहाँ क्या चल रहा है। तो पहले मुझे लगता था कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे यहाँ-वहाँ का क्यों ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब गुरु ने ये बात बोली, तो मैं अब बड़ी खुश होके बोलती हूँ कि हाँ, मुझे दुनिया में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं मालूम है। तो वो सारी चीज़ें दुनिया की जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मैं बिल्कुल अपने आप को उनसे अलूफ रखती हूँ और अपने सिर्फ मेरा ध्यान जो मेरा काम है उसके ऊपर। तो अभी आपका जो दोपहर का वक़्त होता है कंसल्टिंग और क्लाइंट्स देखने के लिए और टीचिंग का वक़्त, तो आपने आपके दिन बाँटे हैं और आपकी टीम भी है। थोड़ा-सा आप वो बता देना क्या है आपका? और किस अ, टाइप के पेशेंट्स निशा जी आपके प्रोफ़ाइल क्या रहता है पेशेंट्स का? और फिर आप ऑनलाइन भी कुछ कोर्सेज़ वग़ैरह लेती हैं, तो जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट उसके बारे में भी। नॉर्मली जो मेरा मेन फंक्शनिंग का एरिया है वो है योगा और मुद्रा। आयुर्वेद को मैं हमेशा साथ में लेकर चलती हूँ कि आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल है जिसको हम योग से और अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसको मैं साइड बाय साइड साथ में लेकर चलती हूँ। योग की मेरी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, उसमें मैंने अलग-अलग कैटेगरी की हुई है। कि कुछ हैं जहाँ मैं मुद्रा को मेडिटेशन के साथ में करवाती हूँ। क्योंकि जो आप सिंपली मेडिटेशन करते हैं तो उसमें अंदर जाना डिफिकल्ट होता है थोड़ा-सा। लेकिन जो आप मुद्राओं के साथ में मेडिटेशन करते हैं, तो मुद्राएँ आपको हेल्प करती है अपने साथ जोड़ने में। प्रज्ञा मैम ने कहा था एक बार कि जो मुद्राएँ हैं, वो हमें हमारे ओरिजिन से जोड़ती हैं। तो जब मैं मॉर्निंग 5:30 की बैच लेती हूँ, वो मुद्रा मेडिटेशन की बैच होती है। सेकंड जो बैच होती है, वो सेकंड और दूसरी 1-2 बैचेज़ और हैं, जो योगा की बैचेज़ हैं, जो योग किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। आज हम लोग मार्केट में देखते हैं, अलग-अलग तरह के योग होते हैं और अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज़ेज़ के फॉर्म होते हैं। इसमें ज़ुम्बा हो गया और अलग-अलग चीज़ें जो बीच-बीच में आती गई हैं। पर हम लोग देखेंगे जो चीज़ें आई वो चली गई, लेकिन योग एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से बनी हुई है। तो फैशन आता है, जाता है, लेकिन ट्रेडिशन वैसा का वैसा बना रहता है। तो योग बिल्कुल वैसा लाइफ़स्टाइल है, हमारा ट्रेडिशन है।
प्राणायाम की बहुत अलग बैच लेती हूँ जिसमें मैंने अलग अलग टीचर से सीखा हुआ है, खुद का एक्सपीरियंस किया है। तो जो मुझे जिस टीचर का बेस्ट वे लगा, मैंने जब खुद के ऊपर अप्लाई किया, तो जिस तरीके से मुझे फिजिकली और मेंटली ज्यादा कामनेस फील हुई है, मैंने उस स्टाइल को अपनाया है। तो एक मिक्स स्टाइल में मैं प्राणायाम करवाती हूँ। हफ्ते में 2 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे, हम लोग कैंसर पेशेंट्स की बैच लेते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के कैंसर पेशेंट्स आते हैं। उनके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हफ्ते में 2 दिन में उनको गाइडेंस हम लोग देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनको प्राणायाम करवाते हैं। और मेरी टीम में रेणुका गाला और वंदना हिंडलगे हैं, जो उन लोगों को गायत्री मुद्राएं करवाते हैं। तो वो 2 दिन हम लोग का वो सेशन रहता है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, तो इसमें मैं डॉक्टर प्रज्ञा कलकोटकर की हेल्प लेती हूँ। हम लोग के कुछ आयुर्वेद के कोर्सेज भी रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, एडवांस या बेसिक कोर्सेज जो होते हैं वो चलते हैं। दोपहर के समय में मुद्राओं के कोर्सेज लेती हूँ। मुद्राओं का पहले एक ही कोर्स था, लेकिन अब इतना डिटेल में हो चुका है सब कुछ उसमें मुद्राओं में कि उसके 5 और छठा कोर्स अब डेवलप हो रहा है। तो और मेरा जो सिखाने का स्टाइल है कि जिस तरह से आप बुक में देखते हैं कि ज्ञान मुद्रा से ये फायदा हुआ, अपान मुद्रा से ये फायदा हुआ, तो मेरा एम ये रहता है कि अगर ज्ञान मुद्रा मेमोरी को अच्छा कर रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्या होता है जब आप इन 2 फिंगर्स को जोड़ते हैं जिससे मेमोरी के ऊपर काम होता है। अगर अपान मुद्रा कर रहे हैं तो अपान मुद्रा कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली ये 3 फिंगर्स में मिलकर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल रोल, अपने इंडिविजुअल एलिमेंट अपना क्या रोल प्ले करता है, कैसे कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। तो इस तरीके से डिटेलिंग में अपनी मुद्राओं के कोर्सेज देती हूँ। और मेरा जो कोर्स का फॉर्मेट है वो ऐसा है कि एक फॉर्मेशन वाली मुद्राओं को मैंने एक कोर्स में डाल दिया है। तो अगर आपने वो एक कोर्स कर लिया जिसमें मैंने 4 या 6 या 12 मुद्राएं सिखाई है, तो अब आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, अगर सेम फॉर्मेशन आएगा तो आप समझ पाएंगे कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस तरह से अलग अलग कोर्सेज में लेती हूँ। और पिछले 3 सालों में करीबन 160 लोगों से ज्यादा लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ, और इतने थेरेपिस्ट मेरे साथ में काम कर रहे हैं। कुछ हैं जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने एरिया में मुद्राओं को फैला रहे हैं। कुछ है जो जो भी ऑफिस में कहीं भी वो जाते हैं, तो जो भी मिलता है उनको मुद्राएं सिखाते हैं, ट्रेन में मुद्राएं सिखाते हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं अकेली कहीं मैंने शुरू किया था, आज मेरे साथ में 160 लोग हैं जो अपने अपने एरियाज में इस काम को बढ़ा रहे हैं। और हम लोग एक टीम को साथ में लेकर चलते हैं। तो हम लोग की मंथली ऑनलाइन मीटिंग होती है, जहाँ पर सारे थेरेपिस्ट जिनको भी टाइम होता है वो सब ज्वाइन करते हैं। और उन मीटिंग्स में जो भी उन्होंने किया है या जहाँ भी वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं या काम को, हमारे मुद्राओं को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह की अलग अलग प्लानिंग हम लोग उन मीटिंग्स में करते वेरी गुड। तो आपने एक कम्युनिटी बना ली। हैं। जी, तो थोड़ा हस्त मुद्रा का हम डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए? डेफिनेटली। हस्त मुद्राओं को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो एक श्लोक है, उसमें कहा गया है पिंडी से ब्रह्मांडी, उसको समझना होता है। पिंड का मतलब होता है हमारा शरीर, और ब्रह्मांड का मतलब होता है जो पूरा यूनिवर्स है वो। अगर हम नेचर लवर हैं तो हमको मुद्राएं बहुत इजीली समझ में आती हैं। नेचर में जिस तरह के चेंजेस 5 एलिमेंट्स में होते हैं, बिल्कुल वही चेंजेस हमारे शरीर में, हमारे मन में भी होते हैं। मुद्राएं जो है ये हमारे एग्जिस्टेंस के हर एक लेवल पर काम करती है, चाहे वो फिजिकल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो या इमोशनल प्रॉब्लम्स हो। इसलिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो हर कैटेगरी के आते हैं। कोई पर्टिकुलर फिजिकल एलिमेंट या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हर तरह की प्रॉब्लम को हम मुद्राओं में ठीक कर सकते हैं। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, एक न्यूबॉर्न बेबी हो या डेथ बेड पर पड़ा हुआ कोई भी इंसान हो, कोई भी मुद्रा कर सकता है। अगर आपके दोनों हाथ खाली नहीं रहते हैं तो आप एक हाथ से भी मुद्राएं कर सकते हैं। अब जो ब्रह्मांड है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, और उन्हीं 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है, इसीलिए हमको 5 फिंगर्स मिलते हैं। अब इसको हम लोग याद कैसे करें कि ये 5 फिंगर्स में कौन सा एलिमेंट कौन सी फिंगर पे है। तो अगर दीपा जी, आज मैं आपको पूछूंगी, दीपा जी बताइए कि ईस्ट किस डायरेक्शन में है, तो आप मुझे डेफिनेटली कौन सी फिंगर उठा के बताएंगे कि ईस्ट कहाँ पर है, कौन सी फिंगर उठेगी। ठीक है।
तो अब वायु जो है ये डायरेक्शन देती है, वायु डायरेक्शन देती है, इसीलिए जैसे ही आप किसी को डायरेक्ट करना शुरू करते हैं आपकी ये पॉइंटर फिंगर ऊपर उठकर आती है। जब मुझे गुस्सा आता है, अगर मैं गुस्से में बोलती जा रही हूँ और मुझे अगर कोई फिंगर उठानी है तब भी यही फिंगर ऊपर उठती है। और ये चीज हमें कोई सिखाता नहीं, ना तो मेरी मम्मी ने बताया है, ना दादी ने बताया है, ना परदादा ने बताया, किसी ने नहीं बताया है। ये बाय नेचर होता है। आपके अंदर जब भी वायु बढ़ेगी तो यही फिंगर ऊपर उठेगी। और इसलिए कहते हैं कि आग को हवा नहीं देनी चाहिए। तो अगर आपको आग लगी है, मतलब गुस्सा आ रहा है, हवा बढ़ेगी अंदर तो ये फिंगर ऊपर उठेगी। तो ये क्या हुई, वायु की फिंगर। अगर वायु की जगह पर आग को ठंडा करने के लिए मैं इसको उठाऊंगी तो क्या होगा। हम ये साइन कब यूज करते हैं, जब हमारी बॉडी में जल तत्व बहुत बढ़ जाता है। और जब आपको गुस्सा आ रहा है, झगड़ा कर रहे हैं, सब कुछ वही बोलिए, वही इमोशन, वही सेंटेंस, कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ फिंगर चेंज कर दीजिए। 100% आपके इमोशन में और सामने वाले की इमोशन में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। वो जल का पावर। तो ये जल तत्व की फिंगर हुई, ये वायु की फिंगर। अब 5 एलिमेंट्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे वास्ट है, वो है आकाश। आकाश है जिसने बाकी एलिमेंट्स को अपने अंदर समाया हुआ है। और हम लोग 5 फिंगर्स में देखेंगे सबसे बड़ी फिंगर है मिडिल फिंगर। तो ये हुई आकाश की फिंगर। अब पृथ्वी को कैसे पहचाने, तो अगर मुट्ठी बंद करती, अंगूठा खोलूंगी, मैं इजीली खोल सकती हूँ, आप भी करके देख सकती हैं। इंडेक्स फिंगर खुल रही है आपकी, लास्ट फिंगर को खोलिए, इजीली खुल रही है। मिडिल फिंगर को खोलिए, इजीली खुलती है। अब रिंग को खोलिए, खुलती है, नहीं खुलती है, क्योंकि ये बंधा हुआ एलिमेंट है जो अपने आप को ओपन नहीं करता है। और बंधा हुआ एलिमेंट यानी जो स्ट्रक्चर फॉर्म में है, और जो स्ट्रक्चर में है वो कौन है, पृथ्वी। और इसीलिए जब एंगेजमेंट होती है तो ये फिंगर में रिंग पहनाई जाती है कि भैया अब आप बंध चुके हो, अब आपको कैसे रहना है, आप यहाँ वहां नहीं देख सकते। तो ये फिंगर पृथ्वी की है जो बंध जाने के लिए तैयार है। आप जल को नहीं बांध सकते, अग्नि को नहीं बांध सकते, वायु को, आकाश को नहीं बांध सकते, सिर्फ पृथ्वी को बांध सकते हैं। और ये जो होता है, हम किसी को भी यदि बेस्ट ऑफ लक कहना है, बूस्ट अप करना है, कॉन्फिडेंस देना है, एक उसको एनर्जी से भर देना है, तब हम अंगूठे को बताते हैं। तो ये अग्नि तत्व होगा। तो वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये 5 फिंगर्स होती हैं। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो वो बनती है मुद्राएं। अब मुद्राएं काम कैसे करती हैं, अगर हमको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्विच बोर्ड नहीं लगे हुए हैं और आपके जो वायर्स है वो ओपन है, जब तक स्विच नहीं आए हैं, अगर मुझे चेक करना है फैन चालू हो रहा है नहीं, ट्यूबलाइट चालू हो रही है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, 2 ओपन वायर्स के एंड को जेंटली टच करूंगी। अगर करेक्ट है, सर्किट कंप्लीट होगा और वो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो ऑन हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही मेरे अंदर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हम फील कर सकते हैं, जेंटली आप अंगूठे से किसी भी फिंगर को टच करके देखेंगे, तो जब टच करेंगे तब किसी भी फिंगर पर, चाहे आप इसको टच करिए, इसको टच करिए, इसको टच करिए, तो दबाना नहीं है। एक्यूप्रेशर और मुद्राएं ये 2 अलग अलग साइंस हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कहीं से कहीं तक कोरिलेट नहीं करते हैं। जेंटली आप जब टच करेंगे तो आपको यहाँ पर सेंसेशंस मालूम पड़ेंगे, कुछ पल्पिटेशन जैसा मालूम पड़ेगा। ये पल्पिटेशन क्या है, बस वही करंट है जो आपके अंदर फ्लो हो रहा है। जैसे ही आपने 2 फिंगर्स को टच किया, ये सर्किट पूरा हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, और आपके अंदर जहां भी चेंजेस चाहिए वहां पर चेंजेस होंगे। अब ये चेंजेस किसको चाहिए, जो मुद्रा कर रहा है उसको नहीं। जैसे ही आप ये करते हैं, आपने इस मुद्रा को किया है कंसंट्रेशन के लिए, गुस्से को कम करने के लिए, जैसे ही आप ये मुद्रा करेंगे, अब इन 2 एलिमेंट को और इस पूरे सर्किट को या इस कॉम्बिनेशन को ये मालूम है कि वायु और अग्नि शरीर में, मन में कहाँ कहाँ डिस्टर्ब्ड है। आप करेंगे एक चीज के लिए और आपकी दूसरी 60 चीजें ठीक हो जाएंगी। और ये हम लोग सभी का एक्सपीरियंस रहा है। एक मुद्रा ढेर सारे फायदे दी, मुद्रा एक फायदे अनेक, ऐसा हम लोगों ने एक सेशन लिया था। तो ये हुई ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा बेसिकली हमारे हार्मोनल सिस्टम पर काम करती है, नर्वस सिस्टम पर काम करती है और मस्कुलर सिस्टम पर काम करती है।
अगर इन 3 सिस्टम को हम इलेबोरेट करेंगे तो आपके पास एक बड़ी सी लिस्ट होगी। मैं समझ सकती हूँ कि एक बुक होगी जिसमें आप समझ सकते हैं कि ज्ञान मुद्रा के कितने फायदे होंगे। ये 3 सिस्टम मतलब हार्मोन्स में ढेर सारी एंडोक्राइन सिस्टम है, मसल्स के ढेर सारे डिसऑर्डर्स हैं, नर्वस सिस्टम के ढेर सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो अब अगर इन 3 सिस्टम्स पर काम करना है तो सिंपल एक ज्ञान मुद्रा काम में आती है। और जो चीजें कई बार मैंने ऐसा देखा है कि सिंपल सा सर्दी जुकाम जो डिफिकल्ट या एडवांस लेवल की मुद्राओं से ठीक नहीं होता, सिंपल ज्ञान मुद्रा करने से भी ठीक हो जाता है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे मिले हैं 2 सेकंड में, 6 सेकंड में, 8 सेकंड में, 10 सेकंड में। इतना फास्ट ये मुद्रा थेरेपी काम करती है और साइलेंटली काम करती है। आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको स्किन डिसीजेज हो रही है, आप सिर्फ मुद्रा करिए। धीरे धीरे वो कहाँ मुद्राएं कैसे आपके शरीर को, आपके मन को क्लीन करते करते उस बीमारी को ठीक करेगी और उसके साथ में जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। जब वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपको कभी याद आएगा, अरे मुझे ये भी हुआ था, पर वो तो ठीक हुआ। तो कैसे ठीक हुआ? तो मुद्राओं से ठीक हुआ। तो पहली होती है ज्ञान मुद्रा। अभी जो मैं बता रही हूँ वो 6 बेसिक मुद्राएं बता रही हूँ जो कोई भी इंसान प्रैक्टिस कर सकता है। इन 6 मुद्राओं के अलावा बाकी जितनी भी मुद्राएं हैं वो थेरेपेटिक मुद्राएं हैं। वो आपको सिर्फ थेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही करनी है। यूट्यूब से देख ली कि भैया वजन कम करने के लिए सूर्य मुद्रा तो मत करिए, क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपके शरीर में अगर गर्मी ज्यादा है तो आपको दूसरे सिम्टम्स और एग्रीवेट होकर आपको दिख सकते हैं। तो कभी भी जितनी भी थेरेपेटिक मुद्राएं हैं वो थेरेपिस्ट से पूछ कर ही करनी है। पहली होती है ज्ञान मुद्रा, दूसरी होती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा यानी कि आकाश, पृथ्वी और अंगूठा, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठे को जब मिलाते हैं। इस नाम को जब आप तोड़ेंगे, हिंदी में बहुत ही अच्छा तरीका है वर्ड को समझने का कि संधि विच्छेद करिए, उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो ये होती है अपान। पान मतलब ग्रहण करना, मतलब जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को आप ग्रहण नहीं कर सकते लेकिन आप शरीर से बाहर निकालते हैं, वो होता है अपान। तो अपान वायु से जुड़ी हुई ये मुद्रा होती है अपान मुद्रा। लोअर एब्डोमिनल एरिया को देखिए, स्टूल वहीं से पास होता है, यूरिन वहीं से पास होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड वहीं से पास होता है, बेबी भी वहीं से डिलीवर किया जाता है। तो चीजों को यदि बाहर निकालना है तो उसका जो नेचुरल रास्ता है वो है नीचे का अपान का हिस्सा। तो उस हिस्से की कोई भी तकलीफ होगी उसके लिए अपान मुद्रा काम आती है। अगर हमको हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट हुआ, लीवर हुआ, किडनी, इनको हेल्दी रखना है, उसमें भी अपान मुद्रा काम आती है। शरीर की एक्सेस हीट को एब्सॉर्ब करने के लिए अपान मुद्रा काम आती है। अपान मुद्रा के बाद में नेक्स्ट होती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा यानी कि रिंग फिंगर और थंब के टिप को जोड़ते हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा होता है आपके स्ट्रक्चर पर, बालों पर, दांतों पर, नाखूनों पर, हड्डियों पर, मसल्स की स्ट्रेंथ पर। मतलब जितना भी स्ट्रक्चर आप शरीर में देखते हैं उसमें पृथ्वी मुद्रा बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर शरीर की गर्मी बहुत बढ़ गई हो तो उसमें पृथ्वी मुद्रा बहुत हेल्प करती है। मुझे याद है एक बार कोरोना के समय पे जब लॉकडाउन था, मुझे इमरजेंसी में मेरी बेटी को घर पे छोड़कर इंदौर जाना था। तो जाने के लिए मुझे ट्रेन के 2 घंटे पहले वहां पहुंचना था और मैं उस दिन मेरी बेटी को सर्दी जुकाम हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, उसको बताया कि हाँ ठीक है, ये खाना, ये मत खाना, ये करना। अब मैं ट्रेन में पहुंची, ट्रेन निकली 2 घंटे बाद, तो मैंने फोन किया मेरी बेटी को, कैसी है? तो बोलती मुझे फीवर हुआ था। तो मैंने कहा क्या किया? अब वो घर पे अकेली है, मेरे हस्बैंड बैंक में थे, वो बैंक उनको जाना कंपलसरी था, बेटी घर में अकेली है। और मैं गई हूँ। मैंने कहा किया क्या? तो बोलते मैंने मम्मा मैंने पृथ्वी मुद्रा कर ली, उससे मेरा फीवर ठीक हो गया। तो एक बच्चे को भी जब इन मुद्राओं का नॉलेज होता है तो सेल्फ डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है। आपको ढूंढना नहीं है डॉक्टर को, कौन से डॉक्टर को बात करती है, अब दवा कौन ला कर देगा। तो इतना मैजिकल इफेक्ट है इसका, मिरेकुलस मुद्राएं हम लोग इसको बोलते हैं। तो अगर पृथ्वी मुद्रा करते हैं तो ये स्ट्रक्चर पर काम करती है, बॉडी की हीट को ये एब्सॉर्ब कर लेती है, जो एक्सेस हीट होती है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है और स्ट्रेंथन करती है हमारी बोन्स को। नेक्स्ट मुद्रा जो होती है वो होती है प्राण मुद्रा। लास्ट की 2 फिंगर्स अंगूठे के टिप को मिलाते हैं तो ये होता है प्राण मुद्रा। कोरोना के समय पे जिन जिन लोगों ने प्राण मुद्रा करी थी उनको इन्फेक्शन कम हुए हैं और वो कोरोना से दूर रहने में उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। प्राण मतलब हम बोलते हैं ना, प्राणों से भरा हुआ, जीवन से भरा हुआ।
जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, जिसके चेहरे पर चमक बहुत अच्छी होती है, तो प्राणों से भरने वाली जो मुद्रा होती है वो ये मुद्रा होती है। यहाँ हमेशा मैं वंदना जी का एग्जाम्पल देती हूँ, वंदना हिंडलगे, जिनको डेंगू हुआ था, उनको और उनके हस्बैंड को डेंगू हुआ था। अब वो दोनों हॉस्पिटल के बेड पर पास पास में एक ही रूम में है। 3 दिन हो गए उनके ट्रीटमेंट को, पर जो प्लेटलेट काउंट है वो स्लोली स्लोली इम्प्रूव हो रहा है। थर्ड डे मेरी और वंदना जी की बात हुई, हम लोगों ने डिस्कस किया और मैंने कहा आप प्राण मुद्रा करके देखिए। प्राण मुद्रा नए सेल्स बनाने में हेल्प करती है। वंदना जी ने प्राण मुद्रा करी और नेक्स्ट डे ही उनका प्लेटलेट काउंट है वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ। उनके हस्बैंड का वही धीमे धीमे बढ़ रहा था, लेकिन वंदना जी का जो प्लेटलेट काउंट था वो बहुत जल्दी नॉर्मल पे आ गया, उनको डिस्चार्ज मिल गया। तो प्राण मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो आपके अंदर नए जीवन को देती है, नया जीवन मेरे अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, सेल्स के अंदर। तो अगर कहीं सेल्स मर रहे हैं या रॉन्ग सेल्स बन रहे हैं, जैसे कैंसर में होता है, अगर रॉन्ग सेल्स बन रहे हैं तो उन सारी कंडीशंस में प्राण मुद्रा बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये हमारे लंग्स पर, हमारे हार्ट पर काम करती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मुद्रा है वो है शून्य वायु मुद्रा। अभी तक की जो मुद्राएं थी वो कैसी थी, जहां पर आप टिप को टच कर रहे हैं, और अब जो मुद्रा है उसमें आप फिंगर्स को अंगूठे के बेस पर टच कर रहे हैं। ये है शून्य वायु मुद्रा। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अगर वो रात को बेड पर लेट जाएं और ये मुद्रा में अपने हाथों को छोड़ दें, तो बहुत जल्दी उनकी स्लीपिंग पिल्स छूट जाती है, उनको नींद अच्छी आती है। जिनको नींद अच्छी है, जिनकी अच्छी नींद आ जाती है, उनकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो जो आपने मुझे पूछा था ना कि निशा जी आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, तो उसमें इन मुद्राओं का रोल इस तरीके से होता है कि जब हम शून्य वायु मुद्रा करके सोते हैं, जो आपके शरीर के, मन के वात को कम कर देती है, तो आपकी नींद अच्छी होती है। जो रिपेयरिंग का काम रात को होता है वो बहुत अच्छे से रिपेयरिंग का काम होता है। तो जो नए सेल्स का रिजुविनेशन है वो अच्छा होता है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो शून्य वायु मुद्रा किसी भी तरह की वात डिसीज में बहुत ज्यादा हेल्प करती है heal करने के लिए। और लास्ट मुद्रा है ध्यान मुद्रा। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखते हैं, आप चाहें तो राइट ऊपर रखिए, आप चाहें तो लेफ्ट ऊपर रखिए। अब ध्यान मुद्रा को मैं व्हर्लपूल मुद्रा बोलती हूँ। व्हर्लपूल मतलब वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, गंदे कपड़े, साबुन, पानी डालते हैं, इलेक्ट्रिक ऑन करते हैं, मतलब अग्नि एलिमेंट, ये सब कुछ ऑन करते हैं, उसमें मूवमेंट होती है, मतलब वायु मूवमेंट होती है। जो गंदा पानी है, जो गंदगी है, वो फ्लश आउट होकर बाहर निकल जाती है और जो बचते हैं वो साफ कपड़े। तो ध्यान मुद्रा बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर पर काम करती है। ये जब हम ध्यान मुद्रा करते हैं तो फिजिकल लेवल पर ये आपको बहुत रिलैक्स कर देती है, मेंटल लेवल पर रिलैक्स कर देती है। तो जो स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। आपके मन को साफ करती है, आपके विचारों को साफ करती है और आप पहुंच जाते हैं अपने आनंदमय कोश, यानी अपने जो ओरिजिनल नेचर जो भगवान ने हमको दिया है आनंद का, वहां आप पहुंच जाते हैं। और फिर आपको अब मालूम है, जब आनंदमय में कोश में पहुंच गए तो आप बिना कारण के खुश रहते हैं। आज के जमाने में हम लोग देखते हैं कि हर किसी को लोनलीनेस फील हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, लो फीलिंग आ रही है। तो अगर ध्यान मुद्रा करेंगे तो आप अपने ओरिजिन के पास में रहेंगे, जो अपना ओरिजिनल बिहेवियर है आनंद का, उसके पास में रहेंगे और लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो ये 6 मुद्राएं हैं जिनको किसी भी समय, किसी भी पोजीशन में प्रैक्टिस किया जा सकता है। हम अलग अलग वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हर कहीं पर लिखा है कि आप इनको बैठकर ब्रीदिंग पर फोकस करके करिए। लेकिन जो पिछले 3 सालों में हमने रिजल्ट्स देखे हैं, आप वॉक करते हुए कर रहे हैं तब भी रिजल्ट मिल रहे हैं, बैठे हुए भी रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं एक्टिवा पर राइड करती हूँ, ड्राइव करती हूँ, तब भी कर रही हूँ, तब भी मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर फिजिकल और मेंटल लेवल की प्रॉब्लम है तो आप किसी भी पोजीशन में मुद्राओं को प्रैक्टिस करिए, चाहे उल्टा लेट कर तकिए के नीचे अपने हाथ को मुद्रा की पोजीशन में रखिए कि मुद्रा आपकी छूटे नहीं, रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए तो उस कंडीशन में आपको मुद्राओं को बैठकर ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए इनको प्रैक्टिस करना होगा। Beautiful. I can speak with you forever. rather listen to you forever. बहुत अच्छा लगा निशा जी आपसे बात करके। और जिन लोगों ने ये शो देखा है और अगर निशा जी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम नीचे उनका नंबर और ईमेल एड्रेस, वेबसाइट लिंक पास करेंगे आपको। और जो निशा जी ने बताया, इसको ज़रूर इस पे गौर करिए। ओपन माइंड से शुरू में आप
देखिए खुद अगर आपको रिजल्ट्स आते हैं तो जैसे एक एडवोकेट बन जाइए अपने ऑफिस में, ट्रेन में बैठे-बैठे ज़रूर आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इनको शेयर करिए और इसके लिए देयर इज़ नो एज फ्रॉम जैसे इन्होंने कहा कि बेबी इन द क्रेडल टिल डेथ बेड। निशा जी यू आर साक्षात सरस्वती हैं आप, तो थैंक यू सो मच आपसे मिलकर और बात करके बहुत ही एलिवेटेड लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू रीता जी, ल्यूमरी में आकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और एक आपने प्लेटफॉर्म दिया कि मेरे गुरु ने जो मुझे एक आदेश दिया है कि मुद्राओं को आगे बढ़ाओ, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, तो मेरे गुरु का आशीर्वाद और आपका सपोर्ट जो मुझे मिला है उसके लिए आपका और आपकी पूरी पूरी टीम का बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।